हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसमें एक वाटर का डिफरेंट बिहेवियर है, उसको भी हमें पढ़ना है। ओके और उसके बाद थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, बट पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी, आपको याद है तो हीट कैपेसिटी कैपिटल एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ओके, बट यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा क्यू जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो हीट कैपेसिटी भी मास के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। इसलिए बाद में हमने थोड़ा ये मॉडिफाई करके बनाया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हमने डेफिनेशन में पर यूनिट मास को भी कंसीडर किया, मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो ये बना था 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, और फिर हम लेके आए थे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्लूड किया था। तो वो बनी थी C इक्वल टू कैपिटल S डिवाइड बाई म्यू, मतलब डेल्टा क्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ पे हमें काम लगेगी वो भी सोचो। जब हमें किसी मटेरियल के लिए यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो आपको निकालनी है, तो वो मटेरियल कितने अमाउंट में है वो देखना पड़ेगा। वो हो सकता है कि आपको मोल्स में दिया जाए या तो मास में। यूनिट चेंज इन टेम्परेचर कराना है तो डेल्टा T1 आएगा, और ये जो C है वो आपको डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू देगी। ठीक है, सपोज हम सॉलिड बॉडी की बात करें। चलो, तो सॉलिड बॉडी के अंदर कितने एटम्स होते हैं? n एटम्स। ठीक है ना। अब एक एटम की बात करें तो एक एटम है वो कौन कौन सी मोशन कर सकता है? चलो, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो अगर सॉलिड बॉडी है तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, कोई पार्टिकल मूव होके अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, कोई पार्टिकल रोटेट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी होती है वो 1/2 kBT होती है। अब वाइब्रेशनल मोड में दो टाइप की एनर्जी आएगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एनर्जी क्या मिलेगी? एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिंगल मॉलिक्यूल आपको मिलेगी KB इंटू टी। बट ऐसे कितने डायमेंशन हैं? 3 डायमेंशंस। हमने तो एक ही डायमेंशन की बात की है। अगर वो जो वाइब्रेशन है उसके 3 कंपोनेंट है X, Y एंड Z, तो तीनों के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, तो टोटल एनर्जी बन जाएगी 3 इंटू KB इंटू टी। वो तो एक मॉलिक्यूल के लिए हुई। मैंने वैसे ही आपको कहा था ना कि U टोटल कितना मिलेगा N मॉलिक्यूल्स है, तो N इंटू 3 इंटू KBT आएगा। ओके, तो KB की जगह पे क्या आएगा? तो KB की जगह पे आएगा R बाई NA इंटू टी।
यहाँ तक समझ में आ चुका होगा? ओके, अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो n/Na इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर U टोटल आपको मिलेगा n/Na हो गया 1 और ये आपको मिलेगा 3RT, जो कैलकुलेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T। डेल्टा U क्यों समझना, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा था डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब सॉलिड बॉडी के लिए डेल्टा W क्या मिलेगा सोचो, P इंटू डेल्टा V। P इंटू डेल्टा V मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम। सॉलिड बॉडी के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0। नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हमने लिया है यहाँ पे 0। तो ये वर्क डन क्या मिला, 0। वर्क डन 0 तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या बन गया, डेल्टा U। और अगर ये आप कर रहे हो वेरी स्मॉल इन टेम्परेचर के लिए तो ये बन जाएगा du बाई dt, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो आपको मिलेगा 3R और t का डिफ्रेंशिएशन 1। तो फिर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी 3 इंटू R। ये किसके लिए किया है हमने पूरा कैलकुलेशन, सॉलिड बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो सॉलिड बॉडी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मिलेगी 3 इंटू आर, मतलब 3 इंटू 8.31, ठीक है। तो आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये वैल्यू है वो एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, टंगस्टन उनके साथ थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो उस हिसाब से ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी है उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन दिखाया है कि एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा 3 kBT इंटू, अगर 1 मोल है तो n की जगह पे आप Na लिख दो, और kB कहाँ से निकला था, R/Na की हेल्प से, तो Na कैंसिल हो जाएगा और 3RT मिला। फिर आपने du बाई dt कर दिया तो t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो ये आपको मिल गया C इक्वल टू 3R फॉर सॉलिड बॉडी, ठीक है। अब लिक्विड की बात करते हैं, उसमें भी खास करके वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के लिए बात करते हैं। अब देखो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या है, कैलोरी, ठीक है ना। अब कैलोरी की ओल्ड जो डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह थी, याद रखना, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कैलोरी, द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is called 1 calorie, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी ये डेफिनेशन साफ साफ दी हुई है। मतलब वहाँ पे क्या उन्होंने किया था कि मास 1 ग्राम होना चाहिए और वो भी किसका, वाटर का, और चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अगर कुछ इस तरह है और जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी। बट देखो प्रॉब्लम क्या थी, ओल्ड डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या थी कि जो हीट रिक्वायरमेंट है वाटर के लिए, खास करके हीट रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट स्लॉट ऑफ टेम्परेचर्स के लिए डिफरेंट मिलती थी। मतलब अगर यही डेफिनेशन के हिसाब से मैं 1 ग्राम वाटर ले लूँ, यहाँ पे भी मैं 1 ग्राम वाटर ले लूँ, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कर दिया 3 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मैंने कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एज पर डेफिनेशन दोनों क्राइटेरिया सही है,
क्योंकि मैंने वाटर लिया है, दोनों तरफ मैंने 1 ग्राम मास रखा है, दोनों तरफ जो चेंज इन टेम्परेचर है वो यूनिट है। देखो चेंज इन टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इक्वल नहीं मिलती। मतलब 1 कैलोरी के लिए 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डेफिनेशन में ही थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा ताकि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है और यूनिक डेफिनेशन है वो बन पाए। तो न्यू डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या किया कि ये जो यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है उसको डिफाइन किया कि अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस लेके जाए, मतलब यूनिट चेंज ही हुआ, बट चेंज कहाँ से कहाँ तक करना है वो हमने डिफाइन कर दिया। और तब जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 कैलोरी। बट कैलोरी जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट नहीं है और ऐसा यूनिट सिस्टम से मैच भी नहीं करता। तो फिर हमें जूल में एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जूल है वो ऐसा यूनिट सिस्टम है, यूनिट है ऑफ ऐसा यूनिट सिस्टम फॉर वर्क डन और एनी टाइप ऑफ एनर्जी। तो हीट भी एक टाइप की एनर्जी है, तो यहाँ पे यूनिट होना चाहिए जूल। तो कैलोरी को पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल ये मिलेगा। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या मिलेगा, समझो कि अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लूँ तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी करना पड़ेगा। अब डेल्टा क्यू कितना है, 1 कैलोरी है, मास कितना है 1 ग्राम और ये डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हुआ, तो हीट हमें मिलेगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और अगर यही ऐसा यूनिट सिस्टम में चाहिए तो 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो 4.186 जूल, डिवाइड बाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो 1/1000 किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस एज इट इज़ रखो, तो ये मिल जाएगा 4186 जूल पर किलोग्राम। डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ये केल्विन में भी लिख सकते हो क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना, चेंज इन टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस लो या केल्विन लो, वैल्यू में कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। पहले याद रखना ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, न्यू डेफिनेशन में हमने क्या चेंज किया, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल मिला और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने कैसे निकाला। ठीक है। चलो अब उसके लिए एक ग्राफ भी दिया हुआ है आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस का एक ग्राफ है जो आपको कुछ इस तरह मिलता है। अप्रॉक्सीमेट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मिनिमम मिलती है। और यहाँ पे जो नंबर्स है वो 1 के आसपास रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाटर के लिए बनाया है ना, तो वाटर के लिए कैलोरी पर ग्राम केल्विन में आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिलेगी 1 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखो थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है उसका कंसेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो वो मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे करना क्या है। तो एक दो चीज़ें अभी याद रख लो, बाद में हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू बनेगा R। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलवेज डेल्टा Q बाई डेल्टा T से हम डिनोट करते हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा T से रखते हैं। ठीक है।
अब मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, समझना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी बन जाएगा 0, जिसकी वजह से वर्क डन इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होता है, वो भी बन गया 0, डेल्टा डब्ल्यू बन गया 0। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू सेम हो गए, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू सेम हो गए। ठीक है, तो मुझे अगर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करना है तो मैं कर सकता हूँ डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। ठीक है ना। अब डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, डी यू बाई डी टी हमें क्या मिला था देखो, तो वो आपको मिलेगा एफ बाई टू इंटू आर। अब ये कैसे आया ये अच्छे से समझते हैं, वो मैं यहाँ पे साइड में आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आइडियल गैस के लिए जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और डेल्टा क्यू है मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड या हीट रिलीज्ड, वो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, वो बाद में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो एक मोड ऑफ एनर्जी के लिए एनर्जी की वैल्यू मिलती थी 1/2 kBT, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम F से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो समझो अगर सिंगल मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, तो उसके पास एनर्जी क्या रहेगी, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू क्या करना है 1/2 kBT। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप के होते हैं, सभी का हमें एडिशन करना होता है। एक तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सपोज कोई एक सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है लाइक हीलियम, तो वो सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। वो खुद रोटेट होगा तो उसकी कोई एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। ओके, और ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। वाइब्रेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि अकेला है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आने वाले हैं 3। तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी है 1/2 kBT, तो 3 है तो 3 इंटू 1/2 kBT, वैसे ही F है तो F इंटू 1/2 kBT आएगा। तो ये F ये 1/2 kB मतलब R डिवाइड बाई क्या रहेगा Na इंटू T। अगर मैं बोलूँ 1 मोल है तो 1 मोल के लिए N की जगह पे क्या रख दोगे Na, तो एनर्जी बन जाएगी Na टाइम्स, तो Na टाइम्स F इंटू 1/2 R डिवाइड बाई Na इंटू T। अब ये अच्छे से समझना, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी थी, और अगर 1 मोल के लिए मैं लेना चाहूँ तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एनर्जी जो आपको टोटल मिलेगी वो Na इंटू 1/2 इंटू R बाई Na इंटू T मिलेगी, जिसमें Na कैंसल आउट हुआ। अब ये एनर्जी सप्लाइड है वो हीट एनर्जी है डेल्टा क्यू, आपको क्या मिलेगा, तो F/2 इंटू R इंटू टी की जगह पे मैं अभी टेम्परेचर कर देता हूँ डेल्टा T, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एनर्जी लिया है इसलिए। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा T आपको क्या मिलेगा F/2 R, और वही डेल्टा U बाई डेल्टा T है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको F/2 R मतलब CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको क्या मिलेगा F/2 इंटू R। अभी समझ में नहीं आया है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में रिपीट होने वाला है। ठीक है, अब Cp मिला F/2 R, तो अब Cv मिला F/2 R, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू तो पता है R, तो Cp माइनस F/2 R इक्वल टू भी पता है R, तो Cp का फॉर्मूला मिलेगा F/2 प्लस 1 इंटू R। क्लियर, और ये रिलेशन भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिराइव करने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रख लो तो भी चलेगा। ओके।
अब नेक्स्ट टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और एकदम इजी है, तो ये फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद जो न्यू वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में देखो, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या, कि अगर हम बोलें कि कोई एक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो वो इक्विलिब्रियम सिस्टम है, उसके भी कुछ वेरिएबल्स होंगे जिससे हम वो सिस्टम का स्टेट दिखा सके। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब जो है उनको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। ओके, thermodynamic state variables describe equilibrium state of systems. Okay, the various state variable are not necessarily independent. अलग अलग स्टेट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होने ज़रूरी नहीं है। द कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे मैं आइडियल गैस के लिए ले लूँ तो पी बी इक्वल टू म्यू आर टी, तो ये क्या है, एक ये स्टेट वेरिएबल है, ये भी स्टेट वेरिएबल है और ये भी स्टेट वेरिएबल है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से हमें वो जो आइडियल गैस है उसका स्टेट पता चलेगा। तो ये पी वी एंड टी ये तीनों क्या है, स्टेट वेरिएबल। और ये जो इक्वेशन है वो इन स्टेट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाता है, इसलिए बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन है, कोई अलग कंडीशन आपको दी हुई है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेन यहाँ पे जो दो बातें करनी है वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। दो टाइप के स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास है, एक है एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स और इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। दो टाइप के स्टेट वेरिएबल्स है। अब सोचो कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है, तो याद रखो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स इंडिकेट द साइज ऑफ दिस सिस्टम। ये क्या करेगा, दे विल इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, और जो इंटेंसिव वेरिएबल है दे डू नॉट इंडिकेट the size of the system, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा, समझो कि मेरे पास एक कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, समझो। अब ये जो सिस्टम है उसके पास सर्टेन प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसके पास इंटरनल एनर्जी है, ये सब मैंने मेज़र करके रखा। फिर मैंने क्या किया, यही सिस्टम के दो टुकड़े किए, यही सिस्टम के दो टुकड़े कर दिए यहाँ से एग्जैक्ट सेंटर से, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो सिस्टम आ गई, उसमें से कोई एक सिस्टम में यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने। याद रखना एक सिस्टम थी, उसके मैंने क्या कर दिए, दो इक्वल डिवीज़न निकाले। ओके, अभी कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज होती है वो यहाँ पे ध्यान से देखो। चलो यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, अच्छे से समझना, यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा या नहीं, तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ। चलो
P एज इट इज़ रख दिया। वॉल्यूम चेंज हुआ, हाँ हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे हाफ हो गया। टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं हुआ, ओके। इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे अगर आइडियल गैस है तो काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी, और सभी की काइनेटिक एनर्जी का आप एडिशन कर रहे हो तो हाफ ऑफ द पार्टिकल्स यहाँ पे निकल चुके हैं, तो इंटरनल एनर्जी सपोज हाफ हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट वेरिएबल्स इंटेंसिव है, कौन से एक्सटेंसिव है। जो साइज पे डिपेंडेड है, साइज के साथ देखो चेंज हुए वो एक्सटेंसिव, और जो चेंज नहीं हुए वो इंटेंसिव। समझ में आया। तो टू डिसाइड विच वेरिएबल इज एक्सटेंसिव एंड विच इज इंटेंसिव, think of a relevant system in equilibrium and imagine that it is divided into two equal parts. The variables that remain unchanged for each part are intensive. Okay, the variable whose value get halved in each part are extensive. It is easily seen. For example, the internal energy U, वॉल्यूम V, टोटल मास M आर एक्सटेंसिव वेरिएबल। यहाँ पे सपोज मास होता कैपिटल M, तो यहाँ पे मास बन जाता हाफ। यहाँ पे वॉल्यूम था V, ये वॉल्यूम बन गया हाफ। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी थी U, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बन गई हाफ। तो ये आप बोल सकते हो क्लियरली यहाँ से कि जो मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब स्टेट ऐसे स्टेट वेरिएबल है जो साइज पे डिपेंडेड है, और इसीलिए उनको बोला जाता है एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। और जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सब साइज इंडिपेंडेंट है। देखो अगर यहाँ पे डेंसिटी होती रो, तो डेंसिटी रो ही मिलती है आपको, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे देखो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, यहाँ पे मास हो गया डिवाइड बाई 2, वॉल्यूम हो गया डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसल, तो मास अपॉन वॉल्यूम ही मिला, मतलब डेंसिटी की वैल्यू अनचेंज्ड है। ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ऐसी क्वांटिटीज़ है जो साइज पे डिपेंडेड नहीं है, इसीलिए ये आते हैं इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल में। ठीक है। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं कि दो इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स है, दो इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल है उनका मल्टीप्लिकेशन इंटेंसिव ही आना चाहिए, ये भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब देखो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है, कौन कौन से क्वांटिटीज एक्सटेंसिव है, कौन कौन सी इंटेंसिव। तो देखो डेल्टा Q है वो साइज पे डिपेंडेंट रहेगी, तो वो रहेगा ये एक्सटेंसिव। ओके, और ये भी एक्सटेंसिव, डेल्टा U तो है ही, हमने यहाँ पे ही देखा था। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ पे प्रेशर है वो इंटेंसिव है ना, देखो, और वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव है क्योंकि वो साइज पे डिपेंडेड है, बट फिर भी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको मिलता है एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर साइज पे डिपेंडेड है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी साइज पे डिपेंडेड रहेगा। तो एक इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, दूसरा एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्सटेंसिव हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।